गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ यदवीर, आप कैसे हो? अच्छा, एक और चीज मैं आप लोग को बता दूं। हाँ, तो हमें यहां से स्टार्ट करना है। हमें एक और चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों का जो है, जो भी क्वेश्चन था बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से, वो हो गया है। नोट्स कंप्लीट हो चुका है। 3 पेपर आप लोगों का कंपलसरी है वो, एंड एक पेपर आप लोगों का जो है ऑप्शनल है, जिसमें आप कंटेम्प्रेरी लो या ये लो। कंटेम्प्रेरी बुंदेलखंड में भी है बट ऑप्शनल में है, तो अब जिन्होंने रखा होगा उनका ये आएगा। अभी ये डेट नहीं आया हुआ है। बताया गया था, अनाउंसमेंट हुआ था कि 17 जुलाई से एग्जाम होगा, लेकिन आई थिंक सीजीएल का एग्जाम है तो अभी डेट शीट नहीं देने वाला है। सीजीएल का एग्जामिनेशन क्लास हो सकता है, तो उसकी वजह से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करें। तो हमारा कल का जो है कंटेम्प्रेरी का क्लास हुआ था। 41 मिनट हमने जो है किया है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया था कि वुड डिस्पैच आप लोगों का या तो मेकाले मिनट पूछता है एग्जाम में, या फिर जो है आप लोगों का ये अवध यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर का ही क्लास है, ठीक है। अवध यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर का है। कल हमने मैराथन किया हुआ था कंटेम्प्रेरी का, इसलिए आज हम कर रहे हैं। कल हम लोग नॉलेज एंड करिकुलम का मैराथन करेंगे, ठीक है। तो हमारा कल का क्लास नॉलेज एंड करिकुलम, कल एंड नेक्स्ट डे जो है नॉलेज एंड करिकुलम का मैराथन होगा। तो कल हमने जो है यहां तक किया था, 45 मिनट हमने कंप्लीट किया है। एंड सेकेंड पार्ट में हमारा जो है आया हुआ है वुड डिस्पैच। तो दोनों में से कोई एक पूछता है, तो वुड डिस्पैच का 18 जो है वुड के बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लोगे। 1854 का है ये। इसको वुड डिस्पैच को जो है मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय शिक्षा में, इंडियन एजुकेशन में ये एक ऐसा बोल सकते हो ना कि व्यवस्थित रूप से, सुव्यवस्थित रूप, यानी ऑर्गेनाइज तरीके से नियम जो एजुकेशन के लिए बनना चाहिए था वो इसमें ही बनाया गया है। इसीलिए इसको इंडियन एजुकेशन का, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो देखो, इनको भी भारतीय एजुकेशन के बारे में ही करने को मिला था। वुड को, चार्ल्स वुड इनका नाम है। बिल्कुल ये आगरा के लिए है, बिल्कुल इससे आगरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालेगा और पूछेगा ही पूछेगा, बिल्कुल है, ठीक है। मगध यूनिवर्सिटी के लिए भी है, ठीक है। एडम रिपोर्ट भी पूछता है, तो अभी ये कर लेते हैं, एडम रिपोर्ट भी देखेंगे। तो ये आप लोगों का जो है वुड डिस्पैच में इन्होंने सिफारिशें क्या दी, तो एजुकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसने गवर्नमेंट के हाथ में दे दी। देखो, मैं अगर समरी बता दूं वुड का, तो हुआ क्या, जैसे मेकाले था तो मेकाले ने क्या डायरेक्टली बात की कि ये चीज अच्छा नहीं है, ये चीज अच्छा है। इंग्लिश को बहुत ही अच्छा बता दिया, एंड उसकी जगह पे हिंदी, संस्कृत, पारसी, इन सभी का जो है इंसल्ट कर दिया। वुड जो है थोड़ा सा बोल सकते हो कि इंटेलिजेंट आदमी था, तो इसने वही चीज बोली जो कि इसमें मेकाले के विवरण पत्र में था, लेकिन मेकाले के विवरण पत्र के बाद और ज्यादा हंगामा बढ़ गया था। तो उसके बाद वुड को जो है पूरे रूल्स रेगुलेशन को समझाने की बात आई। हाँ, और इसमें ऑप्शनल में है ये, वुड को जो है पूरे रूल्स रेगुलेशन को समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। तो वुड ने वही सारी चीजें बोली हैं, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा करके। वुड ने क्या किया, सबसे पहला इन्होंने जो है बोल सकते हो कि इन्होंने जो अपना सजेशन दिया है कि एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए, ना कि जनता के। उन्होंने पूरा गवर्नमेंट का जो एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उठा करके डाल दिया किसके हाथ में, गवर्नमेंट के। अब क्या है कि अब गवर्नमेंट के हाथ में हो गया तो गवर्नमेंट को जो मन करेगा वो करेगा, राइट। तो ये एक पहली चीज इन्होंने की कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है गवर्नमेंट पे होनी चाहिए।
शिक्षा का उद्देश्य रखा गया अंग्रेजी और हिंदी दोनों हो, अंग्रेजी में भी शिक्षा दी जाए और हिंदी क्योंकि इंडिया है इसलिए। तो इसने ऐसे रास्ते से किया कि इंडियन को लगा कि उनके सपोर्ट में ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली में पूरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के सपोर्ट में था। पाठ्यक्रम करिकुलम के बारे में भी बात बोली कि संस्कृत, अरबी, फारसी ये जरूर पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन साथ में इंग्लिश में पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये भी चीजें जो है इसमें बताई गई। ठीक, फिर उसके बाद है जो एजुकेशन का मीडियम कैसा होना चाहिए, जिसमें बहुत ज्यादा घमासान चल रही थी। तो इसने बोला कि एजुकेशन का मीडियम हायर स्कूल में जो है इंग्लिश ही होना चाहिए। ठीक है, जो भी साइंस और ये सब का नॉलेज है वो इंग्लिश में ही मिलना चाहिए, और हिंदी संस्कृत को भी जो है रखा जाना चाहिए। शिक्षा विभाग की स्थापना की बात की कि एक एजुकेशन मिनिस्ट्री की, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो है स्थापना होनी चाहिए, जो ये सारे नियमों को बनाए एंड लागू करवाए। यूनिवर्सिटीज के जो है एस्टेब्लिशमेंट पे बात हुई कि यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। साथ ही ये भी बात बोली गई कि जितने भी विश्वविद्यालय खोले जाए वो लंदन यूनिवर्सिटी के आधार पे खोले जाए। सोचो, लंदन का एजुकेशन इंडिया में लगाना, लेकिन वहां पे भी सभी इंडियन को लगा कि नहीं, ये तो हमारे पक्ष में बात कर रहे हैं, तो चलो भाई इन्हीं की बात सुनते हैं। विद्यालयों की रचना, मतलब कि यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, हाई स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, इस तरह से बताया गया। प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना, टीचर्स ट्रेनिंग जो है कॉलेजेस की स्थापना करने की बात कही। स्त्री शिक्षा पर जोर दिया, वोकेशनल एजुकेशन पे जोर दिया। ठीक है, तो ये सभी चीजें इसने की, तो इसलिए इसका विरोध नहीं हुआ, इसको पूरी तरीके से सपोर्ट किया गया। और जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद था जो कि इंडिया में चल रहा था, इसके बाद थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, तो चलो अभी यहां ये आपका वुड डिस्पैच हो गया। अब हम नेक्स्ट में चलेंगे जो कि हमारा 1992 का है। ये आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 1992। सबसे पहले तो 1992 में हुआ क्या था ये सुनो। 1986 में 1986 में हमारी दूसरी शिक्षा नीति आई। उस शिक्षा नीति के लिए पहले से ही ये रूल बनाया गया था कि आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल के बाद इसको सुपरवाइज किया जाएगा और देखा जाएगा कि इसमें जो है क्या कमियां हैं, उसको पूरा किया जाएगा। तो 1990 में 1990 में राममूर्ति कमीशन कमेटी बनी। उसने जो है 1986 की पूरी नीतियों को कितना लागू हो पाया, कहां पे कमी रह गई, इसको समीक्षा की एंड देन कुछ सुझाव दिए। वो सुझाव ही 1992 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो संशोधन हुआ, जिसको मॉडिफिकेशन कहते हैं, उसमें जो है यूज किया गया। हम सिंपल यहां से चलेंगे कि 1992 में संशोधन क्या किया गया, यानी 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ। तो देखो, सबसे पहला संशोधन जो था वो आप लोगों का यहां पर मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 1986 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति खंड 3 के अंतर्गत शिक्षा को राष्ट्रीय प्रणाली और समान शिक्षा की बात कही गई थी। 1992 में इसको जो है संपूर्ण भारत में +2 स्तर को स्कूल शिक्षा के अंग के रूप में स्वीकार करने का संकल्प जोड़ा गया। सबसे पहला चीज 1992 में जो हुआ कि +2 स्कूल पूरे इंडिया में चलाने की बात हुई। +2 मतलब 11-12, मतलब 10th तक आप क्लास करोगे एंड देन उसके बाद उसी में स्कूल में ही 11-12 जोड़ दिया जाएगा। इस तरह से जो है पढ़ाने की बात हुई। 1992 का पहला संशोधन यही था, याद रखना, बस इसमें संशोधन ही लिखना होता है। सेकेंड है समानता के लिए शिक्षा। 1986 के खंड 4 में जो है शिक्षा से संबंधित था। 1992 में समानता के लिए जो है कुछ चीजों को और जोड़ा गया। खंड 4 में इक्वालिटी के लिए बात हुई कि सभी को जो है इक्वल एजुकेशन दिया जाना चाहिए, और जो 1986 में जो रूल बना था उसमें कुछ रूल्स में और एक्स्ट्रा एड ऑन किए गए। सबसे पहला जो चेंज हुआ है, यहां देखना, समग्र शिक्षा अभियान पर अधिक बल दिया गया। मतलब ऐसा बोला गया कि हमें जो है ऐसे अभियान चलाने होंगे जो कि पूरे एजुकेशन को सभी तक पहुंचाए, क्योंकि इनका लक्ष्य था कि 1986 में जो शिक्षा नीति आ रही है उसके तहत बच्चों को मतलब भारत के हर एक बच्चों को शिक्षा मिले, जो कि पॉसिबल अभी नहीं हो पाया था। तो इसके लिए इन्होंने डिसीजन लिया कि कुछ अभियान चलाने होंगे जिस अभियान के तहत बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। तो ये पहला पॉइंट याद रखना, ठीक है।
राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को निर्धनता निवारण, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण, लघु परिवार, नारी समानता, इन सभी के लिए प्रोत्साहन करना। दूसरी चीज बोला गया कि प्राइमरी में, जो प्राइमरी का एक संकल्प रखा गया था कि प्राइमरी में ऑल ओवर 100% जो है एडमिशन हो, वो क्यों नहीं हो पा रहा था? तो रीजन निकाला गया, नारी शिक्षा नहीं है, ये जो वुमेन एजुकेशन है वो कमी है, वुमेन को इक्वालिटी नहीं दी गई है। तो उसमें जो है बोल सकते हो सपोर्ट करना, नारी समानता को प्रोत्साहन करना, बताना कि नहीं, नारी को, वुमेन को भी इक्वल एजुकेशन, इक्वालिटी मिलनी चाहिए। और प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण यानी सभी तक पहुंचाने की बात हुई। देखो कुछ ही चीजें हुई हैं, लेकिन मेन मैं आपको थोड़ा सा समरी बाद में दे दूंगी। यह भी कहा गया कि रोजगार और स्वरोजगार केंद्रित आवश्यकता में रुचि पर कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। ये नव साक्षरों के हेतु साक्षरता उपरांत सतत शिक्षा के व्यापक कार्यक्रम उपलब्ध करेंगे। ये चीजें हुई। अब देखो नेक्स्ट आप लोगों का जो पॉइंट हुआ है वो हुआ विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन। जैसे कि 1986 के तहत ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, है ना, ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन जो है स्टार्ट किया गया था। तो इसको क्या किया गया ना ब्लैक बोर्ड वाले को, कि इसको अब माध्यमिक तक, मतलब प्राइमरी तक था ना, 1 to 5 तक था, तो इसको 1 to 8 कर दिया गया कि 6 to 8 में भी स्टडी रिलेटेड जितने भी मटेरियल चाहिए वो प्रोवाइड किया जाए। तो ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन को थोड़ा सा और वाइड करके इसको रखा गया। तो ये एक हुआ। दूसरा चीज है कि अध्यापकों के लिए यानी कि टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट होगा उसमें ये नियम बताया गया कि 50% सिर्फ महिलाएं होंगी, मतलब महिलाओं को बोल सकते हो कि रिजर्वेशन दिया गया। 50% महिलाओं के नियुक्ति पे बात हुई। फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 to 8 तक जो है विस्तृत करने की बात कही गई। पाठशाला का त्याग करने वाले बच्चे स्कूल रहित दिवा स्कूल में जाने में कामकाजी लड़के लड़कियों के लिए जो है औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की विस्तृत किया जाए। जो बच्चे किसी भी रीजन से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उन लोगों को औपचारिक शिक्षा दी जाए उनके घर के पास। जैसे कुछ कार्यक्रम चला करके जो दिए जाते थे वैसी चीजें जो है की जाए। फिर उसके बाद 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को संतोषजनक गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय मिशन चलाया जाए। तो देखोगे ओवरऑल तो कंप्यूटर शिक्षा जो है सिखाया जाएगा। तकनीकी और प्रबंध शिक्षा की बात हुई कि उसको सुधारा जाए। शिक्षा के पाठ्यक्रम और प्रक्रिया का अभिनवीकरण यानी उसको और अपडेट करने की जरूरत है। शिक्षा का प्रबंध हर जगह पे एजुकेशन को पहुंचाने के लिए योजनाएं बनाई गई। ठीक है, ये क्लास ले लेने दो, फिर उसके बाद मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। ये सभी चीजें जो है हुआ है। अब देखो आप लोग बोलोगे मैम इतना पॉइंट याद कैसे रहेगा, तो इसका ट्रिक सुनो, इसको कैसे याद किया जाता है। देखो 1992 में कुछ ऐसा संशोधन नहीं हुआ था जिससे कि पूरा शिक्षा नीति ही चेंज हो जाए। पूरी शिक्षा नीति चेंज नहीं हुई है, इस पे याद रखना है। ये पॉइंट्स जो मैंने आपको ऊपर में बताया यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट्स की तरह पे लिख दिया, बस इसको याद कर लो। प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो है किया गया प्रारंभिक शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा, जिसमें बच्चों को जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इंक्लूड करने की बात हुई। जो बच्चे जो हैं स्कूल नहीं आ पा रहे हैं रीजन किसी भी रीजन की वजह से, उनके घर तक शिक्षा औपचारिक शिक्षा देने की बात हुई। ये सब प्रारंभिक में हुआ। माध्यमिक शिक्षा में जो है ये आप लोगों की बात कही गई कि जो माध्यमिक शिक्षा है उसमें बच्चों को जो है ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए, उनको इंक्लूड किया जाए, कुछ सुविधाएं दी जाए। फिर उसके बाद उच्च शिक्षा में जो है +2 को भी डाला गया। व्यवसायिक शिक्षा के लिए वोकेशनल एजुकेशन देने के लिए स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए। कौशल जो प्रशिक्षण होता है वो चलाए गए। तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी एंड प्रबंध मैनेजमेंट वाली एजुकेशन दी गई। अनुसंधान एवं विकास, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च किया गया कि और कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स हैं, इसमें से कम 5 से 10 तो याद ही रख लोगे। फिर उसके बाद से नवोदय विद्यालय की स्थापना, मुक्त शिक्षा, ओपन एजुकेशन, ओपन डिस्टेंस एजुकेशन जिसको बोलते हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे उनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन की भी व्यवस्था हुई। ये सभी चीजें हुई हैं। ये भाषाओं का विकास, ग्रामीण, ये इतने ज्यादा पॉइंट्स है जिसमें से आपको 5 से 10 लर्न करना, 10 इससे ज्यादा नहीं, और फिर उसको एक्सप्लेन कर देना है। नारी समानता के लिए बात, ठीक है,
विकलांगों की शिक्षा, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन की बात हुई थी, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, पिछड़े वर्ग को शिक्षा, जो बच्चे जो है पिछड़ गए हैं, पढ़ने में उनको इक्वालिटी नहीं मिल रही है, उन लोगों को क्या है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, हाँ को ही राधा कृष्ण आयोग कहा जाता है। हाँ बिल्कुल प्रियंका, उसी को कहा जाता है। देखो अभी एग्जामिनेशन का डेट किसी का नहीं है, आएगा आपको पता है, यहां से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो ये आप लोग का रिवाइज पॉलिसी 1992 का है। आप लोगों का आरएमएसए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जो अभियान चलाने की बात ऊपर में हो रही थी, वो सारे अभियान जो है आगे चलकर चले। देखो हमारी कंट्री का प्रॉब्लम यही था कि जो डिसीजन हम आज ले रहे हैं उसका इंप्लीमेंट 8 से 10 साल बाद होता था। जैसे कि वही है, इसे 1992 में हमने ये डिसीजन लिया कि हम बहुत सारे अभियान चलाएंगे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ा जाए एंड सार्वजनिक यानी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज किया जाए, सभी तक पहुंचाया जाए। वो जाकर के 2001 में पूरा हुआ। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान एसएसए स्टार्ट हुआ और वहीं से जो है एजुकेशन को सभी तक पहुंचाने की बात कही गई। तो यही प्रॉब्लम है, डिसीजन लिया जाता है लेकिन थोड़ा लेट से। भाई मैंने प्रियंका आप लोगों के चारों पेपर की बात कही है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें ये भी आता है। कल हम नॉलेज एंड करिकुलम करेंगे एंड एक दिन आपका जो है या तो वीडियो के थ्रू मिल जाएगा क्योंकि वो सभी में नहीं है, या फिर आपको कैसे ना कैसे दिया ही जाएगा। चलिए आरएमएसए को देखने से पहले एसएसए देखना पड़ेगा, ज्यादा एसएसए पूछता है लेकिन दोनों को समझना जरूरी है। 1986 देखो 1992 और 1986 दोनों में से कोई एक पूछेगा, ठीक है। तो आपको मैंने 1992 करवाया है, 1986 या तो कर लेना या छोड़ लेना, दोनों में से एक है। ये पूरा आप लोग का नोट्स का है पीडीएफ, इसीलिए इसमें मैं इसमें कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ, जिसमें मैं सभी डाल देती हूँ। ठीक है, दोनों जो है आपके ऑप्शन में रहेंगे, तो दोनों में से आपको जो सही लगेगा वो करना है। अब थोड़ा समय पहले इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एसएसए और आरएमएसए के बारे में बता दूं ताकि लिखने में आपको इजी रहे अगर एग्जाम में आए तो। ये ज्यादा पूछता है, ठीक है। एसएसए का फुल फॉर्म है सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, हिंदी ही नाम है इसका, इंग्लिश में फुल फॉर्म लिख लिया जाता है एंड देन हिंदी नाम है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में स्टार्ट हुआ। इसका उद्देश्य रखा गया कि 1 to 5 तक, ठीक है, 1 to 5 तक सभी बच्चों को जो है एजुकेशन दी जाए। सॉरी 1 to 5 नहीं, 1 to 8 तक पूरा प्राइमरी का सभी बच्चों को जो है शिक्षा दी जाए। 6 से 14 साल के बच्चे जो है कोई भी बिना शिक्षा के ना रहे। इसमें बहुत सारे नियम बने। पहला नियम तो ये था कि हर एक स्टेट, हर राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उनके राज्य में कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, यानी बिना पढ़ा लिखा ना रहे। अब आप बोलोगे मैम अगर रह भी जाता है तो कौन देखने आ रहा है, सेंट्रल वाले तो देखने नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा सर्वे करवाया जाने लगा, जो सर्वे होता है जैसे 10 साल के पहले पे भी होता है और ऐसे जनरली भी सर्वे करवाया जाता है कितने बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं, स्कूल जा रहे हैं या नहीं। उसमें ये सेंट्रल लेवल से होता है। अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम पता चली तो फिर राज्य सरकार की खबर नहीं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकार को दी गई कि आपको अपने राज्य में जो है सभी बच्चों को पढ़ाना है एसएसए के तहत, सर्व शिक्षा के अभियान के तहत, और उसके लिए खर्चा भी दिया जा रहा था, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बोल दिया गया था। तो इसमें पहला नियम ये बना कि राज्य सरकार अपने राज्य में ये करे, कंफर्म करे कि उनके राज्य के सभी बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। अब आप बोल रहे हो कि राज्य सरकार उठ करके आएगी कंफर्म करने, नहीं, तो वो एकदम काम चेन से चल रहा था। जैसे राज्य सरकार स्टेट में बैठी हुई है तो उसने हर डिस्ट्रिक्ट को, हर जिला को जो है, जिला को जो जिला अधिकारी होते हैं जैसे डीएम हो गए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भाई आपको आपके इसमें जिला में देखना है कि कोई बच्चा जो है अनपढ़ ना रहे, सभी बच्चे को जो है पढ़ना है। अब वो जो डीएम है वो डीओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो होता है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि देखो तुमको ये देखना है। डीओ जो है ब्लॉक लेवल पे गया, ब्लॉक ऑफिसर को दिया। इस तरह से ये जो चीजें हैं पूरा चेन में चली।
अब कहीं से अगर कोई चूक पता चली कि हाँ इस एरिया का बच्चा जो है, इतने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो ब्लॉक ऑफिसर है उसके ऊपर जो है उंगली उठाई जाएगी, फिर उसके बाद डीओ के ऊपर आएगा, एंड देन डीएम, और फिर जो है मंत्री यानी चीफ मिनिस्टर जो है वो। तो इस तरह से चेन चला और अब इसी को इंप्लीमेंट किया जाने लगा। तो सब लोग अपनी जान बचाने के लिए अपना काम करने लगे। आखिर में बात तो यही है कि कोई फंसना नहीं चाहता है। तो ये सर्व शिक्षा अभियान सक्सेसफुल रहा। सर्व शिक्षा अभियान जो है एसएसए, ये सक्सेसफुल रहा। तो फिर ऐसा सोचा जाने लगा कि मोस्ट ऑफ बच्चे जो है 1 to 8 तक तो पढ़ाई कर ले रहे हैं, लेकिन 1 to 8 में फैसिलिटी भी दी जाने लगी। मिड डे मील दिया जाने लगा, बच्चों को जो है स्कॉलरशिप देने जाने लगी, लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप, उनका पूरा नोट्स बुक्स, यूनिफॉर्म, साइकिल, कुछ ऐसे इनाम जो अच्छे मार्क्स लेकर आए उनको स्कॉलरशिप, ये सभी चीजें दी जाने लगी। तो इसका जो रिजल्ट होता है वो पॉजिटिव आया एसएसए का। ठीक, तो 1 to 8 तक बच्चे पढ़ लेते थे, एंड देन उसके बाद क्योंकि 9 से, ये आरएमए से 9 से था, 9 से 12 के बाद जो है बच्चे स्कूल छोड़ देते थे। 12th नहीं बोलेंगे, 10th बोलेंगे। बच्चे जो है छोड़ देते थे क्योंकि उसके बाद फैसिलिटीज मिलती नहीं थी। तो अब सरकार ने ये नियम बनाया कि ठीक है भाई, यही रूल को अब एक और नया आप अभियान लेकर आइए जो कि माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत चलेगा। तो यही आरएमए आया। आरएमए का मतलब हो जाता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ये चला, और फिर उसके बाद से ये भी अपना काम वैसे बच्चों को जो कि पढ़ नहीं पा रहे, उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, स्कूल छोड़ रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं है, ऐसी चीजों के लिए आरएमए की भी स्थापना हुई, और आरएमए में भी वही सारी चीजें की जाने लगी। तो यही है एसएसए और आरएमए। क्लियर? अब हम आ जाते हैं कि कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान से एक क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा कि भारतीय संविधान में शिक्षा को लेकर के क्या क्या नियम बनाए गए हैं। आगरा का देखो भाई, अगस्त में तो है चांसेस, अभी पोस्टपोन हुआ नहीं है, चांसेस है पोस्टपोन होने का। नहीं, 17 को तो होने का चांस अब नहीं है, अभी तक डेट शीट नहीं आया तो कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला तो एक चीज याद रखना है, शिक्षा को, एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। कॉन्करेंट लिस्ट यहाँ पे आपको देखोगे तो मैंने सूची बना करके यहाँ पे आपको दी हुई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 सूची है, 3 लिस्ट है। पहला है संघ सूची, यूनियन लिस्ट, जिसमें कि सारे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो काम यूनियन को दिया गया है वो उसकी सिर्फ केंद्र सरकार ही और उस काम के लिए डिसीजन लेगी और उसमें फैसला आएगा उनका। फिर उसके बाद आ जाता है राज्य या प्रांतीय सूची, ये स्टेट लिस्ट है, जिसमें स्टेट के जिम्मे में जो भी काम आया है वो करेगी। एंड तीसरा होता है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में वैसे काम रखे गए हैं जो कि संघ यानी केंद्र और राज्य दोनों मिल करके डिसीजन लेंगे। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो उसमें कि जहां पे जो है सेंट्रल और राज्य दोनों अलग अलग बातों पे अड़ गए हैं, तो वहां पर जो रूल फॉलो होगा वो सेंट्रल का होगा, सेंट्रल की बात वहां पे मानी जाएगी केंद्र सरकार की। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में ही एजुकेशन को रखा गया है, और ये रखा गया है आपका 1976 में, 1976 में। इसके पहले जो हमारा एजुकेशन था वो स्टेट लिस्ट में था, सिर्फ राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी कि वो अपने इसमें राज्य में बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी ले। लेकिन अब इसको जो है 1976 में 42वां संशोधन हुआ, 42nd अमेंडमेंट हुआ हमारे संविधान में, और शिक्षा को उठा करके कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया, यानी समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर के डिसीजन लिया जाना था। अभी तो नहीं हुआ है, होने के चांस तो है, फुल है। सीजीएल में एग्जाम पोस्टपोन कर ही देता है। इसमें क्या क्या रूल बने थे, तो सबसे पहला था कि जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी। राज्य सरकार अपने राज्य में जन्मे हुए बच्चों को उसकी देखभाल, टेक केयर, खाना पीना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा मिलेगी, एक ये रूल है।
संस्थाओं में प्रवेश के समान अधिकार होंगे। किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी कॉलेज में, स्कूल में जो बच्चा एडमिशन लेने जा रहा है तो उसको कास्ट के नाम पे, जेंडर के नाम पे, धर्म के नाम पे अलग नहीं किया जा सकता। ये नहीं बोला जाता है कि तुम इस धर्म के हो तो तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो समान अधिकार दिया गया। वुमेन एजुकेशन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, ये आपका अनुच्छेद 15 से 3 में आएगा। समाज के कमजोर वर्ग यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष शिक्षा की स्थापना हुई। अल्पसंख्यकों की शिक्षा की विशेष स्थापना हुई। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा, धार्मिक शिक्षा पर रोक, राष्ट्रीय महत्व की भाषाओं का जो 22 लैंग्वेजेस है उनको जो है इंक्लूड किया गया। तो यही सारे नियम है जो संविधान के तहत आपको लिखना है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संविधान में शिक्षा से रिलेटेड क्या क्या रूल है, तो आपको उस तरह से जो है इसको लिखना है। चलो, एक यहां से हुआ। अब आ जाता है आपका कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन एंड मुद्देलर कमीशन, इन दोनों में से कोई एक पूछता है। कोठारी कमीशन 1964 एंड मुद्देलर कमीशन आपका आ जाता है 1952। दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। मैं दोनों की स्टोरी आपको सुना देती हूं, लिखना आपको पड़ेगा। अब एकदम दोनों की स्टोरी मैं आपको ये इसके तहत सुनाती हूं, क्योंकि देखो लिखा हुआ है उसको आपको लिखना है खुद से ही, जो वर्ड्स दिए गए हैं वैसे ही आपको डिफिकल्टी लगता है, लेकिन जो मैं स्टोरी सुनाऊंगी उसके तहत आप लोग इजीली कर लोगे। चलो, यहां पे मैं लिखती हूं मुद्देलर कमीशन। क्या क्या चीजें हुई हैं वो भी मैं बताते जाऊंगी ताकि इसको पॉइंट में आप एग्जाम में लिख सको। इधर मैं लिखूंगी कोठारी कमीशन, ठीक है। दोनों में पॉइंट्स बताऊंगी, पॉइंट्स लर्न कर लोगे, लिख लोगे। देखो, सबसे पहले मुद्देलर कमीशन की स्थापना हुई है 1952 में। देखो, हमारी कंट्री का दुर्भाग्य बोलो, सौभाग्य बोलो, जो चाहे बोलो, हम जब आजाद हुए तो उसके बाद से हम जो है बिखर गए। रूल क्या बनाए, एजुकेशन तो पूरी तरीके से उसका वाट लगा हुआ था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उसको और खराब ही करके गए थे। 1947 में हम आजाद हुए, अब एजुकेशन में क्या किया जाए, तो उस समय किसी को समझ में आया नहीं। उन्होंने स्टार्ट किया विश्वविद्यालय कमीशन से, विश्वविद्यालय आयोग, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से जाना जाता है, जिसको राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं, जो अभी आप पूछ भी रहे थे। तो 1948 में राधा कृष्णन आयोग स्टार्ट हुआ। उसमें जो है बोला गया कि यूनिवर्सिटी लेवल पे जो एजुकेशन दिया जा रहा है, जो शिक्षा दी जा रही है, उसमें कहां कहां पे प्रॉब्लम आ रहे हैं, आप उसको देखिए, सुझाव दीजिए और उसको ठीक करने के बारे में बताइए, ठीक। तो 1948 में जो है हमने विश्वविद्यालय लेवल पर अपनी शिक्षा की काम की शुरुआत की। फेल हो गया। सेकेंड हमारा आया 1952, ये मुद्देलर कमीशन, जिसको कि हम सेकेंडरी, इसका सेकेंड नाम जो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हैं, जिसको कि हम माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। अब हमारा दिमाग खटका कि चलो ठीक है, यूनिवर्सिटी वाला नहीं हो रहा है, हम चलते हैं बीच में। मतलब कि सोचो कि हमें घर बनाना है और हम घर का शुरुआत जो करें, जो डिजाइन बना रहे, डायरेक्ट टेरेस से कर रहे हैं कि पहले हमारा छत कैसे बनेगा, हमारा ऊपर में कैसा बालकनी होगा, ये सब हम सोच रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि हम किस तरह का पिलर डालें और ये करें, वो नहीं सोचा जा रहा। सोचो हमारी दिमाग कितनी अच्छी थी। तो ये मुद्देलर कमीशन उसी समय 1952 में शुरुआत की गई। इसका दूसरा नाम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग है। मुद्देलर कमीशन के नाम से इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इसके अध्यक्ष जो है मुद्देलर थे, ठीक है। मुद्देलर पूरा नाम इनका साउथ में है कुछ, लक्ष्मण मुद्देलर ऐसे करके है, तो मुद्देलर ऐसे जानोगे तो हो जाएगा। ये तीसरी बात इसमें बोला गया कि आप 9 से 12 तक, 9, 10, 11, 12 में बच्चों को पढ़ने में जो समस्या आ रही है हमारे इंडिया में, जो भारतीय शिक्षा में 9 to 12 में प्रॉब्लम है, उसको बताइए, कैसे समाधान किया जाए, सुझाव दीजिए। ये भी फ्लॉप। क्यों फ्लॉप हुआ भाई? आप बीच से ऊपर से काम कर रहे हो, नीचे से काम ही नहीं कर रहे हो, तो ये भी जो है उतना सक्सेसफुल नहीं रहा था। इसमें हुआ क्या क्या, तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, तो इन्होंने जो है पूरा छानबीन किया और सब किया और इन्होंने सजेशन दिए। इनका सजेशन थोड़ा सा अटपटा टाइप का था, लेकिन कुछ सही भी था। जैसे इन्होंने बोला केब, CABE,
केव का फुल फॉर्म आप लोगों का हो जाता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो इसको बोला कि इसको ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए ताकि ये जो है डिसीजन ले सके, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया कि जो माध्यमिक शिक्षा है 9 to 12 की, उसमें जो है सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो और वैकल्पिक सब्जेक्ट जिसको कि हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स बोलते हैं, उसके 7 ग्रुप बना दिए गए कि इसमें से वो चुने। कुछ सब्जेक्ट जैसे कि साइंस आपका है, सोशल साइंस है, मैथ्स है, हिंदी लैंग्वेज पेपर है, हिंदी है, इंग्लिश है, इन सभी के बारे में बात कही गई। इनका प्रॉब्लम यह आया कि लैंग्वेज पेपर की जब बात हुई तो जो मीडियम होना चाहिए एजुकेशन का, ये सही तरीके से बता नहीं पाए कि किस मीडियम में बच्चों को 9 to 12th में जो है पढ़ाया जाए। हाँ, बस सारा बता दिया कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो ये आया मुद्देलर कमीशन में। निष्कर्ष के तौर पे इसका कंक्लूजन यही निकलेगा कि ये उतना सफल नहीं रहा था। 9 to 12th में क्या क्या होना चाहिए उसको क्लियर तौर पे नहीं बताया जा सका था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे ये दूसरे पार्ट में, कोठारी कमीशन। इसकी स्थापना जो है 1964 में हुई, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे DS कोठारी थे, इसीलिए इसको कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सक्सेसफुल रहा था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसको कि इंग्लिश में हम बोलते हैं नेशनल एजुकेशन कमीशन, ठीक है। तो ये तीसरा इसका पॉइंट था, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भैया तुम 0 से स्टार्ट करो एंड यूनिवर्सिटी लेवल, यानी कि हमारे देश में शिक्षा में जहां जहां प्रॉब्लम है पूरा आपको ढूंढ करके लाना है कि आखिर में प्रॉब्लम जो है कहां तक है और क्या क्या इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्या क्या सुझाव आप दोगे, ये सभी चीजें करो। तो ये चीजें जो है यूनिवर्सिटी लेवल यानी हायर एजुकेशन तक की बात रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। अब बताओ ये सक्सेसफुल क्यों रहा? ये सक्सेसफुल इसलिए रहा क्योंकि आपने बेस भी बताया कि हमारा जो बेस 0 है, यानी हमारा प्राइमरी है चाहे प्री प्राइमरी है, इसके बारे में भी बात करो। तो कोठारी कमीशन में ये बातें इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। चौथी बात इनको बोली गई कि आपको ऐसे सुझाव देने हैं और ऐसा हम चाहते हैं कि पूरे इंडिया में राष्ट्रीय लेवल पे यानी नेशनल लेवल पर जो है एक ही एजुकेशन काम करे। पहले अलग अलग था, कहीं पे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि आप साउथ में वही एजुकेशन चला लोगे, नॉर्थ में वही चला लोगे, जिसको जो मन कर रहा था वो चल रहा था। तो उसके बारे में बात कही गई कि पूरे इंडिया में एक ही एजुकेशन का नियम चलना चाहिए। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि राष्ट्रीय लेवल पर शिक्षा के मामले में जो है एकता लाना, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में एकता, ये एक जो है इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। फिफ्थ इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली शिक्षा नीति के बारे में। इनको यह भी बोला गया कि नई शिक्षा नीति हमें बनानी है, यानी एजुकेशन पॉलिसी का निर्माण करना है, तो उसके बारे में भी आप सजेशन दीजिए। तो इन्होंने जो है अपना सजेशन दिया है, इसमें इन सभी चीजों पे चर्चा हुई है। इसके साथ साथ जो लैंग्वेज का बैरियर था, भाषा को लेकर के बहुत प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि साउथ में हिंदी नहीं चल रहा था, बाकी जगहों पे हिंदी था। तो ये प्रॉब्लम से जो है ये नेशनल लेवल पे कोई भी एजुकेशन नहीं चलाया जा पा रहा था। तो इन्होंने एक इसका जो है फॉर्मूला निकाला जिसको कि हम त्रिभाषा सूत्र के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। इसके बारे में बात कही गई जिसमें क्षेत्रीय भाषा को इंक्लूड किया गया कि जहां पे जैसे नहीं है तो वहां पे उनके जो रीजनल लैंग्वेज है वो और इंग्लिश लिया जाए, एंड जहां पे हिंदी बोली जाती है, हिंदी भाषी क्षेत्र है, वहां पे हिंदी हो। तो 3 भाषाओं का जो है इन्होंने सजेशन दिया। तो इस तरह से ये सारी चीजें कोठारी कमीशन में कही गई और ये मुद्देलर कमीशन। पॉइंट्स यहां सामने हैं, लिखना आपको अपने हाथ से है। ये सारे पॉइंट्स पे भी एक्सप्लेन करोगे तो हो जाएगा, अदरवाइज इसमें दिया गया है, थोड़ा हम इसको भी देख ही लेते हैं। तो देखो ये कोठारी कमीशन है, 1964 में हुआ है। इसमें भारतीय शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार हेतु शोध करना था। सुझाव में इन्होंने यही दिया था, प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बात की गई कि 1 से 3 वर्ष तक का प्री प्राइमरी चले, ठीक है, और निम्न प्राथमिक शिक्षा 4 से 5 तक हो, उच्च प्राथमिक 4 वर्ष की अवधि, माध्यमिक शिक्षा 2, उच्चतर माध्यमिक 2, इस तरह से इन्होंने सजेशन जो है दिया था। फिर उसके बाद से प्रशासन संबंधित कि इसको मैनेज जो है अच्छे ढंग से होना चाहिए, मैनेजमेंट सिस्टम जो है सही तरीके से काम करना चाहिए, ये सुझाव दिया।
केब के बारे में, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, जिसको हम लोग सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कहते हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने की बात कही गई। मातृभाषा के बारे में बात हुई, तो पाठ्यक्रम वैसा बनना चाहिए, कोठारी कमीशन का तो हुआ है। चलो आगे चलेंगे। मुद्देलर कमीशन यहाँ पर है। माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हैं, 1952 एंड 53, इसके जो है डॉक्टर KL श्रीमाली आयोग के अध्यक्ष जो थे, मुद्देलर आयोग के नाम से ये जाना जाता है, और इसमें ये सारे के सारे मेंबर्स थे, ठीक है। और इसका निर्माण जो है माध्यमिक स्तर पर शिक्षा में अनुशासन लाना, पाठ्यक्रम के बारे में, ये सभी चीजों पे बात हुई। इन्होंने प्रश्नावली, क्वेश्चंस कैसे हो, ये कैसे किया इन्होंने, तो सर्वे करवाया गया जिसमें क्वेश्चनायर हुआ, इंटरव्यू हुआ, जा जाकर के वहां पे इन लोगों ने इंटरव्यू किया, फिर उसके बाद से ये सुझाव जो है इन्होंने दिया, जिस सुझाव के बारे में मैंने आपको बताया। फेल हुआ था वैसे, ठीक है। अब आ जाते हैं समाजीकरण। सोशलाइजेशन से एक क्वेश्चन रहेगा। सोशलाइजेशन में आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा समाजीकरण से आप क्या समझते हो, इसमें जो है टीचर का रोल क्या है, पेरेंट्स का रोल क्या होगा, जो एल्डर मेंबर्स है उनका रोल क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन जो है समाजीकरण में रहेंगे। तो समाजीकरण का आपको डेफिनेशन करना है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जैविक प्राणी में सामाजिक गुणों का विकास होता है, सोशल जो वर्च्यूज हैं, जो क्वालिटीज है, वो डेवलप होता है, ठीक है। और हम सब एक जो है सामाजिक प्राणी है, सोशल आप बोल सकते हो कि एनिमल है, जो कि सोसाइटी में रहेंगे ही, सोसाइटी के बिना हम रह नहीं सकते हैं। तो ये इसमें चीजें हैं। परिभाषा यहाँ पे दिया गया है। विशेषताएं, समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है। सोशलाइजेशन इज अ लर्निंग प्रोसेस। आप इसमें बहुत कुछ सीखते हो। हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो हमारे पास आइडियाज आते हैं, हमें कैसे बात करना है, अपनी बातों को कैसे रखना है, दूसरे को कैसे समझाना है, ये सारी चीजें होती हैं। ये एक निरंतर प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है। अनुकरण से प्रभावित होता है। अनुकरण का मतलब होता है फॉलो कर, इमिटेशन। जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपकी कुछ चीजें मुझे अच्छी लगी तो मैं उसको जो है ले लूंगी और मैं उसको फॉलो करने लगूंगी, तो ये इमिटेशन है। ये इमिटेशन का प्रोसेस है, वैसे चलता है। आत्मसात प्रक्रिया है। समाजीकरण की प्रक्रिया सापेक्षिक है, यही है समाजीकरण में, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, ठीक है। लेकिन समाजीकरण से एक क्वेश्चन रहेगा, एकदम ध्यान से रखना है। सामाजिक असमानता, समाज में जो है ये इनइक्वालिटी जो फैली है, कैसी फैली है, तो देखो इसको सिंपल वे में बता दूं, जाति के नाम पे हमें जो है समाज में अलग जो सबसे पहले करता है, कास्ट के नाम पे अलग कर दिया जाता है। देखो तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम शूद्र हो, फिर उसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है पैसों के नाम पे। तुम गरीब हो, तुम बहुत अमीर हो, तुम अमीर हो, तुम मिडिल क्लास हो, तुम लोअर मिडिल क्लास हो। तो इन सभी चीजों के मामले में जो है हमारे अंदर सोशल डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, इनइक्वालिटी हमारे अंदर जो है हो जाती है, ठीक है। व्यक्तियों के बीच में जो असमानता होती है, इसी की वजह से होती है। मार्जिनलाइजेशन पे आएगा, हाशियाकरण कहते हैं। मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है कि ऐसा एक वर्ग, ऐसा एक कैटेगरी जिसको कि आप उसके अधिकार से हटा रहे हो और समाज से एक दूर कोने में कर दे रहे हो, तो वो हाशियाकरण हो जाता है। मतलब उसके अधिकार से आपने उसको दूर कर दिया या वो दूर हो गया रीजन की वजह से, तो वो हाशियाकरण है, मार्जिनलाइजेशन है। जिनका जो अधिकार है उनको वो अधिकार नहीं दिया जा रहा है। हाशियाकरण का अर्थ है किसी को हाशिए या किनारे पर ढकेलना। ऐसे में वो व्यक्ति समाज के केंद्र और मुख्य धारा में नहीं रहता है। हमारे समाज में दलित लोग इसके अंतर्गत आते हैं। समाज के उच्च व धनी वर्ग दलित वर्ग के साथ अस्पृश्य, जो अनटचेबिलिटी वाला आपने सुना होगा कि इसका छुआ हुआ हम नहीं लेंगे, तुम इस कुएं में पानी भरने नहीं आओगे, तुम इस एरिया में नहीं आ सकते, ऐसा सुना है, अभी भी कुछ जगहों पर है। तो ये है जो है हाशियाकरण है, मार्जिनलाइजेशन है। तो वैसे लोगों के लिए भी जो है उपाय किया गया है। सबसे पहले तो समाख्या योजना चालू की गई है कि ऐसे में कितनी औरतें, देखो ये औरतों और बच्चों सभी के साथ होता है, इसमें औरतों के साथ तो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा है तो राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया है। फिर उसके बाद से सर्व शिक्षा अभियान चलाए गए, शिक्षा कर्मी योजना चलाई गई। अन्य योजना में
कस्तूरबा गांधी केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मध्याह्न भोजन, ये सभी चीजें चलाई गई, केंद्रीय विद्यालय चलाए गए हैं, तो ये सभी चीजें हुई है। फिर आपका आ जाता है राष्ट्रीय जो है एकीकरण, नेशनल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एकीकरण का मतलब होता है सभी को मिलजुल करके रहना। हम आप जो कास्ट के नाम पे अलग कर रहे हैं, पैसों के नाम पे एक दूसरे को अलग कर रहे हैं, सब कोई मिल करके रह रहा है। तो ये एकीकरण का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आता है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। बस इतना ही करना है। ये सारे के सारे गेस क्वेश्चन बताए गए हैं। समाजीकरण वाले तत्व कौन कौन से हैं, तो ये तो समाजीकरण से ही रिलेटेड है। बस इतना कर लो, है और भी, लेकिन इतना काफी है। और छोटे छोटे टॉपिक्स है जो कि आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। हम क्योंकि मैराथन क्लास में वो सारे टॉपिक्स कर रहे हैं जो कि कंपलसरी तौर पे आने वाले हैं, ठीक है। अब आप लोग पूछो क्वेश्चन। टीचर भी नहीं बता रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन होंगे या नहीं। देखो टीचर कैसे बता देंगे, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी। हम भी जो बता रहे हैं एनालिसिस करके बता रहे हैं कि जो छोटे से छोटे बातों पर जो है एग्जाम को टाल दिया गया है, तो सीजीएल तो एग्जाम है, टल सकता है। नहीं वो होगा, देखना ना दीपांशु, वो होगा। सीजीएल से खिलवाड़ ये लोग नहीं कर सकता ना। बच्चे का एक जगह पे करियर बनने वाला है और ये बीएड का एग्जामिनेशन है, तो वो होगा, हुआ है अभी तक जो जितने एग्जाम है वो हुआ है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग याद करो, पॉइंट्स जो है वो लर्न करो, एक्सप्लेनेशन नहीं लर्न करना है। पॉइंट्स को समझ लो कि इस पॉइंट्स में क्या लिखना है, उसे ही लर्न करना है। देखो लर्न करने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी, फिंगर पे लिख लो। मानो कि आज आप लोग जो है हाशियाकरण को ही लर्न कर रहे थे, मार्जिनलाइजेशन को लर्न करना है। इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि हाशियाकरण पे कौन कौन लोगों को जो भेज दिया जाता है एंड किस रीजन पे भेजा जाता है, कारण क्या होता है, उसका सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए। बस इस पॉइंट से फिंगर पे लिख लीजिए, घूमते फिरते देखते चलिए, पॉइंट्स आपको याद हो जाएगा।